माय लवली लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारी स्टोरी पसंद भी आ रही है। आई नो आप डेली वेट करते हैं स्टोरीज़ का, लेकिन अब पहले की तरह बिल्कुल सही टाइम पर स्टोरीज़ अब मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। एंड एक रीज़न और भी है, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, काफ़ी दिन हो चुके हैं, यानी जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल उसके कुछ दिन बाद ही मैंने एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया था। लेकिन पता नहीं किस वजह से उन्होंने फिर से रीएप्लीकेशन माँगा था, मैंने फिर से रीअप्लाई किया, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है, जो कि 1 महीने के अंदर आ जाना था। तो उस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो मैं अब हो सकता है इस चैनल पर मैं आगे वीडियो अपलोड ना करूँ, लेकिन आपको स्टोरी ज़रूर मिलेंगी, चाहे वो इस चैनल पर हो या फिर किसी जो दूसरे चैनल पर। लेकिन आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। जितने लोग यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, जिसका मैं लिंक आपको जल्दी दूँगी। और एक सेकंड चैनल और था मेरा, उस पर भी यही चीज़ें हो गई हैं, तो उस पर भी मैंने री-एप्लीकेशन डाला है, देखते हैं उस पे क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर वो चैनल सही से चलेगा, तो मैं आगे स्टोरी वहाँ पर कंटिन्यू करूँगी। अगर अगर वहाँ पर भी ऐसा नहीं हो पाया, तो फिर से मुझे नया चैनल एक बनाना पड़ेगा। तो उसका सपोर्ट आप ज़रूर करिएगा। और स्टोरी जो सेकंड चैनल पर चल रही थी, जिसको मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, माफिया की जुनूनी मोहब्बत वाला, वो भी मैं आगे स्टोरी को कंप्लीट ज़रूर करूँगी। बस आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो बिना देरी के अपने चलते हैं आगे के एपिसोड पे। तेरे लिए एपिसोड 137। कहानी अब तक। कही ने सूर्य पर गुस्सा कर दिया था, क्योंकि कही जब उसके रूम में पार्टी एरिया से निकल कर गई तो उसके करीब हो चुका था और वो गुस्से में उससे बोली, तुम मेरे रणविजय हो ही नहीं सकते, तुम बहुत घटिया इंसान हो, कहकर कही सूर्य को धक्का देकर वहां से निकल चुकी थी। सूर्य के फेस पर मिस्टीरियस स्माइल थी। अगले दिन कही अपने ऑफिस में मौजूद थी और वहां पर प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़ी हुई थी और सामने ही सूर्य दीवान वहां पर बैठा हुआ उसे इंटेंस नजरों से देख रहा था। पता नहीं प्रेजेंटेशन देख रहा था या नहीं, लेकिन कहीं को तो बड़े गौर से देख रहा था। कहीं ने बड़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दी। सभी लोग उसे देखते हुए उसकी तारीफें कर रहे थे, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन देने का तरीका सभी को काफी पसंद भी आया था। इधर सूर्य भी उसे इंटेंस नजरों से देख रहा था। सभी के डाउट भी उसने अच्छे से क्लियर कर दिए थे। वहां मौजूद सभी लोगों ने उससे इम्प्रेस हो गए थे। 1 घंटे बाद कही की मीटिंग खत्म हो गई थी और फिर उसने सभी की तरफ देखा। सभी ने वहां पर तालियों से उसका एप्रिशिएशन किया। अब आगे कही को यह सब देखकर काफी अच्छा लगा। उसके ओठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। फिर वो आकर अपनी उसी चेयर पर बैठ गई जिस पर वो पहले ही बैठी हुई थी। एक बार फिर कही की नजरें सूर्य की नजरों से जाकर मिली। सूर्य ने अपनी भुएं चढ़ाकर जैसे कही के काम की तारीफ की, पर कही ने अपनी नजरें उस पर से हटाकर वापस अपने टैब में देखने लगी। सभी लोग आपस में इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने लगे। आपको प्रेजेंटेशन वाकई में बहुत अच्छा रहा मिसेस कपूर, लेकिन डील साइन करने से पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट में अपनी तरफ से कुछ कंडीशंस भी ऐड करवाना चाहता हूँ, शौर्य ने अपनी गहरी आवाज में कहा। तो सभी का ध्यान शौर्य की तरफ चला गया। कई ने भी नजर उठाकर शौर्य की तरफ सवाले नजरों से देखा। शौर्य ने अधीरा को इशारा किया तो अधीरा ने हाँ में सिर हिलाया और कही की तरफ एक फाइल बढ़ा दी। कही ने एक नजर सूर्य की तरफ देखा और मुंह बनाकर फाइल खोलकर पढ़ने लगी। कही जैसे जैसे उस फाइल को पढ़ रही थी, उसके फेस एक्सप्रेशन अजीब से होते जा रहे थे। कही ने फाइल बंद करके उसे टेबल पर पटका और खड़े होते हुए थोड़ा गुस्से से बोली, मिस्टर दीवान, आपको नहीं लगता है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी बातें हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, और अब जब फाइनल डील साइन करने का वक्त आया है तो आप अब इसमें नई कंडीशन जोड़ना चाहते हैं? तो सूर्य दीवान ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट का आइडिया मेरा था और ये बात भी क्लियर है, इस प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कई लोगों को काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होने वाला है। तो अगर मैं इसमें कुछ कंडीशंस अपनी तरह से ऐड करवाना चाहता हूँ, उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? शोरे की बात सुनकर वहां खुसुर फुसुर की आवाजें शुरू हो गई। तो कहीं ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, ओ रियली मिस्टर दीवान, जहां तक हमारी आपकी बात हुई थी तो हम दोनों इस प्रोजेक्ट में 50-50 के पार्टनर बनने वाले थे, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप 70% और हम 30% के आपके साथ काम करें। ऐसा क्यों मिस्टर दीवान? अचानक ये सब बदलाव क्यों? कहीं को सोरे से ऐसे बहस करते देख वेदांत रुद्र इस्माइल करते हुए एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें कहीं ना कहीं का इस तरीके से कॉन्फिडेंट होना काफी अच्छा लग रहा था। सूर्य दीवान ने भी खड़े होते हुए अपने दोनों हाथ
डेस्क पर टिकाते हुए थोड़ा झुकते हुए कहीं की तरफ देखते हुए कहा, इसका आइडिया मेरा था, तो अब मैं तय करूंगा मेरे साथ कौन कौन कितने % की पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट करेगा। तो कहीं ने भी अपने दोनों हाथ डेस्क पर टिकाए और थोड़ा उसी के अदाओं से झुकते हुए सोरे की आंखों में देखते हुए कहा, आप इस प्रोजेक्ट का आइडिया लेकर हमारे पास आए क्योंकि आपको पता था कि इस प्रोजेक्ट को आरबीआई एम्पायर से बेहतर कोई हैंडल कर ही नहीं सकता। इसमें कहीं ना कहीं आपको अपना बेनिफिट भी लगा होगा, लेकिन अगर आप इस तरह की कंडीशंस इसमें ऐड करवाते हैं तो बेहतर होगा। आप अपना प्रोजेक्ट आइडिया लेकर कहीं भी जा सकते हैं, आरबीआई एम्पायर आपके साथ कोई डील साइन नहीं करेगा। गॉट इट? नाउ यू कैन गो। कही के ऐसा कहते ही वहां मौजूद काफी इन्वेस्टर्स हैरानी से कही को देखने लगे। सूर्य दीवान के सामने कोई नजर उठाकर बात भी नहीं कर सकता था, लेकिन कही न सिर्फ सूर्य की नजर से नजर मिलाकर उससे बहस कर रही थी, बल्कि उसके ऑफर को उसके मुंह पर ठुकरा भी रही थी। कुछ देर तक शौर्य एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कही को देखता रहा। इस वक्त उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई, जो मास्क लगे होने की वजह से किसी को नजर नहीं आई, लेकिन उसकी गहरी आंखों में उतर आए एक्सप्रेशन कहीं को अच्छे से महसूस हो रहे थे। लेकिन कहीं की आंखों में भी इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तो सोरे ने कहीं से कहा, तो आपका ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस प्रोजेक्ट को आप पूरी तरह से हैंडल कर सकती हैं? कहीं ने भी सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथ बांधे और एटीट्यूड से सोरे की तरफ देखते हुए कहा, इसमें कोई शक है क्या? मिस्टर दीवान, ये बात आप भी जानते हैं कि आरवीआर एम्पायर्स ने इससे पहले भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं। इनकी इसी काबिलियत को और मेहनत का नतीजा है आरवीआर एम्पायर। और इस एम्पायर की काबिलियत का लोहा इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड मानता है। ऐसे ही नहीं, ये कंपनी वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनी में शुमार है। कहते हो कहीं के फेस पर प्राउड साफ नजर आ रहा था। सोरे ने भी सीधे खड़े होते हुए कहा, तो ठीक है मिसेस कही, तो मैं ये कंडीशन वापस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक कंडीशन जो मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ वो ये है, अब इस प्रोजेक्ट को आप मेरे साथ कंप्लीट करेंगी। बोलिए, ये मंजूर है या नहीं? बाकी की सारी कंडीशन वैसे ही रहेंगी जैसे पहली थी। सोरे की बात सुनकर कही कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। वो तो सोरे से दूर रहना चाहती थी, लेकिन उसके साथ मिलकर ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने का मतलब वो अच्छे से समझ रही थी। लेकिन तभी कही ने मनी मन का यही मौका है कही इसकी सच्चाई पता लगाने का। आखिर ये इंसान है कौन? हाँ, हाँ कर दे कही। तेरे मन की दुविधा जो चल रही है ना इतने दिनों से, उसे दूर करने का ये सही तरीका है। इस मास्क के पीछे मिस्टीरियस चेहरे को देखने का यही तरीका अच्छा होगा, और मैं इसे देख कर ही रहूंगी। तभी शोले की आवाज एक बार फिर उसके कानों में आई। क्या सोच रही है मिसेस कपूर? अभी तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रही थी इस प्रोजेक्ट को आरबीआई एम्पायर से बेहतर कोई हैंडल नहीं कर सकता है, तो अब क्या हुआ? या फिर सोच रही हैं कि आप अभी मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए कैपेबल ही नहीं हैं? कही ने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया, क्योंकि वो गुस्से में कोई जवाब देना नहीं चाहती थी। उसने शांत आवाज में कहा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं आपके साथ मिलकर ही करूंगी। कई कैसे कहते हैं जहाँ शोरे दीवान के होठों पर स्माइल आ गई, वहीं और लोगों ने जैसे राहत की सांस ली, क्योंकि कहीं तो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से छोड़ने के मूड में थी। क्योंकि अगर कहीं ये प्रोजेक्ट छोड़ देती तो पूरे मीडिया में ये बात फैल जाती, क्योंकि पूरा मीडिया जानता था इस प्रोजेक्ट को दीवान इंडस्ट्री के साथ आरवीआर एम्पायर हैंडल कर रहा है। और इस तरीके से उनका हाथ पीछे खींच लेना कहीं ना कहीं पूरे आरवीआर एम्पायर की रेपुटेशन पर सवाल खड़े कर सकता था। कहीं ने उस वक्त इस प्रोजेक्ट को छोड़ने की बात कह तो दी थी, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं इस बात का कॉन्फिडेंस था कि शौर्य दीवान इस प्रोजेक्ट को कपो इंडस्ट्री के साथ ही करेगा, क्योंकि जितने बड़े लेवल का ये प्रोजेक्ट था उसे आरबीआई एम्पायर की टक्कर का कोई नहीं मिलने वाला था। वेदांत और रुद्र भी कही की इस ट्रिक को अच्छे से समझ गए थे, और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा भी था कि कही खुद इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लेगी। आफ्टर ऑल वो रणविजय की स्टूडेंट जो रही है, और अब उन्हें लग रहा था कि उनका डिसीजन गलत नहीं था कही को रणविजय की पोजीशन देकर। कुछ ही देर में डील साइन हो गई। सारिका ने कही कि गले लगते हुए कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू कही, तुमने कर दिखाया। हमें पता था तुम बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगी, और तुम्हारा प्रेजेंटेशन तो वाओ यार गजब ही था। कुछ देर बाद शारिका रुद्र के साथ उस रूम से बाहर चली गई। वेदांत ने भी कही को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हुए कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू कही, मतलब हमारा डिसीजन गलत नहीं था, देखा तुमने कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिया है। कहीं ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक्स वेदांत मुझ पर इतना भरोसा जताने के लिए। तो वेदांत ने कहीं से दोबारा कहा,
अच्छा, अब जल्दी से फ्री होकर मेरे केबिन में आ जाना, हम सब साथ मिलकर लंच करेंगे। तो कही ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कही ने भी अपना लैपटॉप और टैबलेट लिया और जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी शौर्य, जो काफी देर से इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब रूम से सब लोग चले जाएं, वो कहीं से अकेले में बात कर सके, उसने आवाज देकर कहीं को रोक लिया। 1 मिनट मिसेस कपूर, आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू टॉक टू यू, सोरे ने अपनी गहरी और मिस्टीरियस आवाज में उससे कहा। तो कही थोड़ी देर के लिए उसे देखती रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि शौर्य उसे क्यों रोक रहा है। वैसे भी वो उसके साथ अकेले नहीं रुकना चाहती थी। इधर शौर्य ने अधीरा की तरफ देखकर उसे जाने का इशारा कर दिया और अधीरा भी उसका इशारा समझ के रूम से बाहर निकल गया। मीटिंग रूम में सिर्फ कही और शौर्य ही रह गए थे। कही ने पीछे मुड़कर शौर्य की तरफ सवाल नजरों से देखा। सूर्य अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले कही की तरफ बढ़ने लगा। शौर्य का हर एक कदम जो कही की तरफ बढ़ रहा था, वो कही के दिल को एक अजीब सी फीलिंग से भर रहा था। शौर्य और कही इस वक्त एक टक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शौर्य को अपनी तरफ आता देख कही ने अपनी मुठ्ठियां कस ली, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। पर वो घबराहट उस घबराहट को अपने चेहरे पर आने नहीं दे रही थी। लेकिन शौर्य की नजर जैसे ही कही की बंद हथेली की तरफ गई, तो वो समझ गया कि कही उससे घबरा रही है। और ये महसूस होते ही शौर्य के होठों पर एक स्माइल आ गई। शौर्य अब कही के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। शौर्य ने कही की आंखों में झांकते हुए कहा, जिस तरह से अभी तुम फुल कॉन्फिडेंस होकर मुझसे बहस कर रही थी, कही, मुझे नहीं लगा था कि अकेले में तुम्हें मुझसे इतना डर लगेगा। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाऊंगा? कहते और शौर्य थोड़ा सा कही के चेहरे की तरफ झुक गया, जिससे कही ने अपने कदम पीछे ले लिया और थोड़ा सख्त आवाज में कहा, क्या आपने मुझे अपनी तरह ये फालतू बातों के लिए रोका था मिस्टर दीवान? अगर आपको मुझसे कोई जरूरी बात नहीं करनी है, तो मेरे ख्याल से मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। कहने के साथ ही कही जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी, शौर्य ने कही का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है मिसेस कपूर। शौर्य के ऐसे हाथ पकड़ने से कही ने हैरानी से शौर्य की तरफ देखा। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा हाथ पकड़ने की? शौर्य ने अपनी पकड़ कही की कलाई पर कसते हुए कहा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझसे नजर मिलाकर मुझसे बात करने की और मेरी बात ना मानने की। शौर्य की बात सुनकर कही ने सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, ओहो, अब समझ में आया कि तुम्हें मेरी बात का इतना बुरा लगा है। शौर्य की बात का जवाब देने के चक्कर में कहीं भूल ही गई थी कि उसका हाथ अभी भी शौर्य की पकड़ में है। शौर्य ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, नो कही नो, अगर मुझे बुरा लगता तो तुम अभी इसी वक्त मेरे सामने खड़ी नहीं होती, क्योंकि जो लोग मेरी बात के खिलाफ जाते हैं वो इस दुनिया से गायब हो जाते हैं। लेकिन तुम जैसी खूबसूरत, कहते शौर्य ने जैसे ही उसके गाल को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, कहीं ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और थोड़ा गुस्से से बोली, डोंट टच मी अगेन, अपनी हद में रहिए मिस्टर दीवान, और आइंदा से मेरा नाम लेने के बजाय अगर तुम मुझे मिसेस कपूर कहो तो ज्यादा बेहतर होगा। कहते हुए कही ने एक बार फिर गुस्से से शौर्य की तरफ घूरा। शौर्य ने कुछ पल तो कही की आंखों में देखा और फिर उसे दीवार की तरफ लगा दिया। कही ने उसे खुद से दूर धकेल कर जाने की कोशिश की, तो शौर्य ने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिका दिए और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। कही ने गुस्से से शौर्य से कहा, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर दीवान, जाने दीजिए मुझे। शौर्य ने थोड़ा कही के चेहरे पर झुकते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, अभी तक मैंने बदतमीजी की ही कहाँ है कही, मैंने कहा ना मेरा नाम मत लो। कही ने एक बार फिर उसे थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। पर शौर्य ने स्माइल करते हुए कहा, मैं तुम्हारा नाम ही लूंगा कही, और तुम चाहो तो मुझे रोक कर दिखाओ। कही अब गुस्से से शौर्य को घूर रही थी। उसने उसके सीने पर हाथ रख उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाई। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की और थोड़ा शांत लहजे में शौर्य से कहा, देखिए मिस्टर दीवान, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, वरना आपको अपनी बदतमीजी का बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि मैं किसकी बीवी हूँ। तो शौर्य ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जिसकी बीवी हो ना, वो तो कब का इस दुनिया से जा चुका है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। तुम क्यों बार बार इस बात की धमकी दे रही हो मुझे? कहीं को शौर्य का ऐसा कहना हद से ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो उस पर लगभग चिल्लाते बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे रणविजय के बारे में बोलने की, और तुम होते कौन हो मुझे ये बात बताने वाले कि वो दुनिया में है या नहीं है? मैं उसकी बीबी हूँ और मैं जानती हूँ
कि वो इस दुनिया में है और बहुत जल्द मेरे पास लौट कर भी आएंगे। आगे से अगर तुमने कुछ भी मेरे रणविजय के बारे में कहा ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। शौर्य उसे गहरी निगाहों से देख रहा था, जैसे उसकी बातों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कहते हुए कहीं की आंखें भी नम हो गई थी। इसमें गुस्सा भी था और दर्द भी। वही शौर्य अभी तक कहीं की आंखों में ही देख रहा था। वो भी कहीं की आंखों में गुस्से के साथ साथ दर्द भी सकता था, जिसे देखकर उसकी आंखों के एक्सप्रेशन भी कुछ वक्त के लिए बदल गए। शौर्य कहीं के इतने करीब था, फिर भी कहीं को अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, बल्कि उसे तो एक अपनेपन का एहसास हो रहा था। वो इन आंखों को पहचानती थी। भला कहीं इन आंखों को कैसे नहीं पहचानती। कहीं के दिल में एक बार फिर कहा, ये वही है। हाँ कही, ये वही है, तुम्हारा रणविजय। उसकी सांसों की महक कही भला कैसे भूल सकती थी। उसे वही एहसास हो रहा था जैसा तब होता था जब रणविजय उसके करीब होता था, जिसे महसूस कर कही की आंखों में रुके हुए आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए। वो एकदम खोए अंदाज में शौर्य की आंखों में देख रही थी। शौर्य की आंखों में देखते हुए कही के हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कही शौर्य के चेहरे से वो नकाब हटाकर उसके पीछे छिपे उसके चेहरे को देखना चाहती थी। जैसे कही के हाथ उसके नकाब को छू पाता, उससे पहले ही शौर्य ने उसके उस हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, डोंट डोंट डू दिस, कोशिश भी मत करना कही। पर कही अब कहाँ रुकने वाली थी। उसने शौर्य की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझसे क्या छुपा रहे हो रणविजय? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी कही से झूठ बोल सकते हो? तुम दुनिया के सामने इस नकाब के पीछे अपने चेहरे को छुपा सकते हो रणविजय, पर मुझसे नहीं। तुम मेरे रणविजय हो, कम से कम मेरे सामने तुम ये नकाब मत लगाओ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है रणविजय, जो मुझसे इतना दूर चले गए? इतने महीनों तक अपनी कही से कैसे दूर रह गए तुम रणविजय? कैसे रह गए? कहते उसके आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे थे। कई ये सब रूंधे गले से बोल रही थी, क्योंकि इस वक्त उसके दिल में हजारों तरह के इमोशंस उमड़ रहे थे। जहां उसे एक तरफ इस बात की खुशी महसूस हो रही थी कि रणविजय उसके सामने है, तो वहीं उसे इस बात की तकलीफ भी हो रही थी कि रणविजय उसके सामने खुद को बार बार शौर्य दीवान साबित करना चाहता है। क्यों? ये कहीं नहीं जानती थी। कहीं अपने दिल के जज्बात, जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वही शौर्य कुछ देर तक कहीं के चेहरे को देखता रहा, फिर झटके से उससे दूर हुआ, उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया, जैसे अपने चेहरे को और अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसने इस बार थोड़ी सख्ती से कहा, ये बार बार मुझे रणविजय कहना बंद करो कही। नहीं हूं मैं तुम्हारा रणविजय। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है? मैं शौर्य दीवान हूँ। कही शौर्य के सामने आकर खड़ी हो गई और उसका कॉलर पकड़ते बोली, मत करो मेरे सामने ये शौर्य दीवान बनने का नाटक। रणविजय, मुझे पहले दिन से शक था, जब तुम पहली बार मुझे मंदिर में मिले थे। इंसान का चेहरा एक जैसा हो सकता है, लेकिन उससे जुड़े जज्बात कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। शौर्य ने गुस्से से कही की बाहों को कसकर पकड़ा और कहा, क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती है? ओह, तो तुम मुझ में अपने पति ढूंढ रही हो। अपने पति की याद में तुम इतना तड़प रही हो कही। मैंने तो तुम्हें पहले ही ऑफर दिया था कि मैं तुम्हारी लाइफ में पति की कमी को पूरा कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो आज रात को हम। शौर्य ने लास्ट की बात एक अजीब सी स्माइल के साथ अधूरी छोड़ दी। उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा था। शौर्य की बात ने कही के दिल में दर्द भर दिया। उसने गुस्से से शौर्य को धक्का देते हुए कहा, बस करो रणविजय, क्यों मेरे दिल में अपने लिए नफरत पैदा करना चाह रहे हो? मैं यहाँ पागलों की तरह दुनिया से लड़ रही हूँ कि मेरा रणविजय जिंदा है। यह समाज बार बार मेरे सिंदूर और गले में पहने हुए इस मंगलसूत्र पर सवाल उठाता है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं उतारा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि तुम एक दिन मेरे पास लौटकर जरूर आओगे। और आज जब तुम मेरे सामने हो, लेकिन मेरा साथ ऐसे अनजान बनकर बिहेव क्यों कर रहे हो? क्यों रणविजय, क्यों? शौर्य ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम्हें समझाना बिल्कुल बेकार है कही। जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाओ। कहकर वो जैसे रूप से जाने लगा। कही ने उसका हाथ पकड़ लिया। सूर्य ने मुड़कर अपने हाथ की तरफ देखा, जिसे कही ने अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था, और फिर कही की तरफ, जिसकी आंखें रोने की वजह से बिल्कुल लाल थीं। वो नामे अपना सिर हिलाते हुए उसे वहां से ना जाने का इशारा कर रही थी। शौर्य ने कही के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। कही ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और शौर्य के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, मत जाओ रणविजय, प्लीज अपनी कही को ऐसे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कही बिल्कुल अकेली हो गई है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ दुनिया के सामने अपने आप को मजबूत दिखाने की, पर तना रातें मुझे तोड़कर रख देती हैं। मैं बहुत अकेली महसूस करती हूँ खुद को। प्लीज मत जाओ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे उसकी सजा दे दो, पर मुझसे दूर
मत जाओ, प्लीज रणविजय प्लीज। कहीं के ऐसे सीने से लग जाने से शौर्य एकदम फ्रीज रह गया। उसके दिल की धड़कनें भी एकदम से बढ़ने लगी थी। कहीं की आंखों से बहते हुए आंसू शौर्य की शर्ट को भिगो रहे थे, लेकिन उसका फेस एकदम एक्सप्रेशन लेस था, जैसे वो दिखा रहा हो कि उसे कहीं के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काफी देर तक कही शौर्य के सीने से लगे रोती रही। शौर्य के दोनों हाथ अपनी पॉकेट में थे। भले ही उसने कही के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराने की कोशिश ना की हो, लेकिन वो उसे खुद से दूर भी नहीं कर रहा था। काफी देर तक रोने के बाद जब कही का दिल थोड़ा हल्का हो गया, तो उसने अपना सिर उठाकर शौर्य की तरफ देखा और सुबकते हुए कहा, मैं नहीं जानती रणविजय कि तुम शौर्य दीवान बनने के पीछे तुम्हारी क्या मजबूरी है, लेकिन कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना। और मैं तुम्हारे किसी मकसद के आड़े नहीं आऊंगी, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारी कही आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे बच्चे, माहिर और हीर रोज तुम्हें याद करते हैं रणविजय। प्लीज जल्दी हमारे पास लौट आना। फिर एक दर्द भरी स्माइल के साथ, जानती हूँ एक अंडरवर्ल्ड किंग की बीबी होना इतना आसान नहीं होता, तो ये सेक्रीफाइस तो मुझे करना ही होगा। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा भरोसा झूठा नहीं था। तुम भले ही मेरे सामने इस सच को स्वीकार ना करो, पर तुम्हारी आंखें मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, और तुम्हारी आंखों में हर वक्त मुझे मेरे लिए सिर्फ प्यार नजर आता है। इसलिए जल्दी लौट कर आना मेरे पास। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कई अपने पंजों के बल खड़ी हुई और शौर्य की कार पर किस करते हुए कहा, तुम्हारी कही हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगी। कहकर कही उस रूम से बाहर चली गई और शौर्य कही को जाते हुए देखता रह गया। उसकी आंखों में इस वक्त एक चमक नजर आ रही थी। जिस वक्त कही ने उसे किस किया था, उसने अपने उस गाल पर हाथ रख लिया और मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में पता नहीं क्यों दर्द भी हो रहा था। कही की आंखों को देखकर इधर कही सीधा अपने केबिन में आई और आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। उसने अपना सिर टेबल पर झुका लिया और आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, पर फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी, एक सुकून भरी मुस्कान। फिर वो चेयर पर सीधी बैठी। उसने अपना सिर पीछे की तरफ कर लिया और हंसते खुद से बोली, मैं गलत नहीं थी, हाँ मैं गलत नहीं थी। तुम मेरे सामने हो। मेरे दिल के जज्बात झूठे नहीं थे। मुझे नहीं पता तुम क्यों शौर्य दीवान बने हुए हो, क्यों तुम दुनिया के सामने खुद को शौर्य दीवान साबित कर रहे हो। पर जरूर तुम्हारे पास इसका बहुत बड़ा कारण होगा, वरना तुम बिना वजह मुझसे दूर नहीं जाते। तुम्हारा प्यार तुम्हारे मकसद के आड़े कभी नहीं आएगा रणविजय। जिस दिन तुम्हारा मकसद पूरा होगा, तुम अपनी कही के पास जरूर लौट कर आओगे, जरूर आओगे। आज इतने दिनों बाद कई के चेहरे पर एक सच्ची खुशी नजर आ रही थी। वही मुस्कुराहट जो रणविजय के होते हुए उसके चेहरे पर होती थी। वो आज बहुत खुश थी। उसका मन कर रहा था कि वो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर ये बताए कि शौर्य ही उसका रणविजय है, पर वो भी अपनी खुशी को सबके सामने जाहिर नहीं कर सकती थी। रात का वक्त शौर्य एक बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ा हुआ था, जो अपनी पॉकेट में हाथ डाले सामने की तरफ देख रहा था। वो जिस बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ा हुआ था, उसके सामने ही उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही थी। वो बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तभी अधीरा ने एक फोन उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, बॉस, अस्वस्थ राणा इस वक्त कॉल पर है। शौर्य ने बिना उसकी तरफ देखे उसके हाथ से फोन लिया और अपने कान पर लगा लिया और एक एटीट्यूड भरी आवाज में कहा, राणा, बहुत जल्द मेरी याद आ गई। सामने से राणा गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, शौर्य दीवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में अड़ंगा लगाने की। शौर्य ने हंसते हुए कहा, कौन सा काम राणा, मैंने तुम्हारी किसी काम में कोई अड़ंगा नहीं लगाया है। फिर बनावटी हैरानी के साथ, कहीं तुम उस बिल्डिंग की बात तो नहीं कर रहे ना, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर कुछ ही पलों में वह मिट्टी से मिलने वाली है ना राणा। अब सामने से अस्वस्थ राणा दांत पीसते बोला, शौर्य दीवान, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो तुम किससे उलझ रहे हो। शौर्य ने भी उसे चिढ़ाने वाली टोल में कहा, हाँ, मैं उसी अस्वस्थ राणा से बात कर रहा हूँ, जो कुछ दिनों में ही सड़क पर आने वाला है ना राणा। राणा ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, अगर मेरी उस बिल्डिंग को कुछ भी हुआ ना शौर्य दीवान, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। तो शौर्य ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, तुम मुझे बर्बाद तो तब करना राणा, जब खुद को बचा सको। फिलहाल तुम्हारी औकात इस वक्त मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है। तो तभी एक तेज धमाका हुआ। उसी के साथ वह सामने वाली बिल्डिंग भरकर एकदम से नीचे गिर पड़ी। उस धमाके की आवाज से अस्वस्थ राणा समझ गया कि यह धमाका उसी की बिल्डिंग का है। वह गुस्से से पागल होते हुए चिल्लाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया शौर्य दीवान। अब नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा, तुम्हारी मौत बनकर। कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया।
तो शौर्य ने फोन अधीरा की तरफ उछालते हुए कहा, लगता है सच में सदमे से पागल हो गया है। अभी तो दूसरा सदमा कैसे झेल पाएगा उसका पता ही नहीं। कहीं सदमे में आकर सुसाइड ही ना कर ले, कहकर वो ठहाका लगाकर हंसने लगा। अधीरा भी उसे देखकर स्माइल कर रहा था, जैसे उसे पता हो कि आगे रणविजय क्या करने वाला है। इधर रणविजय के चेहरे पर, यानी जो शौर्य दीवान था, उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। अब ये तो आगे ही पता चलने वाला था कि ये सच में ही शौर्य दीवान है या फिर कहीं की बात सच है, ये उसका रणविजय है। ये तो उसकी आगे के पल ही बताने वाले थे। सो क्या होगा आगे? क्या कहीं का अंदाजा सही है, ये उसका रणविजय ही है या फिर कहीं गलत है? क्या शौर्य दीवान किसी मकसद के तहत अपनी पहचान छुपा रहा है? क्या होगा इस स्टोरी में आगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट टिंग पर मेरे कई के साथ तेरे लिए पर। थैंक यू।